Hello dear students, good afternoon. Today I am going to teach for class 12th English grammar syntax of verb. Dear students, in this topic I want to tell what is the means of syntax of verb. Okay, so first you must know that what is verb. देखिए डियर, वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन. ओके, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग. सेकेंड डिफिनेशन, एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. ओके डियर, एग्जाम्पल ही रोट ए लेटर. और रोट यहाँ क्या है? वर्ब है. माई ब्रदर वाज ए प्लेयर, किधर वाज क्या है? वर्ब है. ही हैज हेल्प्ड मी, हेल्प्ड भी वर्ब है, हैज भी वर्ब है. द सन शाइन्स ब्राइटली, शाइन क्या है? वर्ब है. तो ये सब वर्ब है. अब देखिए वर्ब होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब दो तरह की होती हैं, एक होती है फाइनाइट और एक होती है नॉन फाइनाइट. ओके, अब फाइनाइट क्या होती है? द वर्ब विच यूजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड नंबर. ठीक, जो वर्ब सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार प्रयोग की जाती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है. ठीक है. अब देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब. होती तो 5 है लेकिन हम 4 बता रहे हैं. फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब. ठीक है, संयोजक क्रिया और ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया. अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? देखिए ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं, द वर्ब दैट कंप्लीट ऑफ इट्स सेंस विथ मेन ऑब्जेक्ट. जो वर्ब अपना सेंस मेन ऑब्जेक्ट के अनुसार पूरा करती है वह ट्रांजिटिव वर्ब है. इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब इज कंप्लीट इट्स सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट. तो जो बिना ऑब्जेक्ट के अनुसार सेंस पूरा करती है वह जो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब होती है. ओके, अब कैसे पहचानेंगे? देखिए वर्ब के बाद 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई भी आता है तो हम समझ जाते हैं कि वह ट्रांजिटिव वर्ब है. अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब होती है. ठीक है. सेकेंड है हमारा लिंकिंग वर्ब. अब लिंकिंग वर्ब क्या आती है? व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? द वर्ब दैट कंप्लीट ऑफ इट्स सेंस विथ कॉम्प्लीमेंट वर्ड. जो वर्ब अपना सेंस कॉम्प्लीमेंट के अनुसार पूरा करती है वही होती है लिंकिंग वर्ब. जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल था कि माई ब्रदर वाज ए प्लेयर. वाज क्या है? ये लिंकिंग वर्ब. क्यों? कि जो ब्रदर है, ब्रदर के यहाँ पर विशेषता बताई गई, उसके बारे में बताया गया कि मेरा भाई ही खिलाड़ी है. तो खिलाड़ी कौन है? भाई. भाई क्या है? प्लेयर है. ये दोनों चीज़ें एक ही है. जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा किया प्लेयर, उसी को हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब. इसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब. देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? द वर्ब इज यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंस. जिस वर्ब का प्रयोग टेंस बनाने के रूप में किया जाता है उन्हीं को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. ठीक है. क्यों? उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. जैसे देखिए अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? वर्ब अपने नंबर, अपने सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार आती है. फर्स्ट क्या है? ही लाइक एप्पल से लिखा है. अब ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो लाइक से होनी चाहिए. ही लाइक्स एप्पल. जैसे दे लव से लिखा है, दे प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, दे लव मी. ठीक है. अब डियर हमको यहाँ पर रूल बताना है, कैसे जानेंगे किस वर्ब का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है. फर्स्ट रूल क्या है? जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आयन से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल में होती है. मतलब क्या? जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आयन से जुड़ गए तो वर्ब जब होती है तो हमेशा प्लूरल में ही आती है. जैसे देखिए रीता एंड कुसुम लिखा है. अब दोनों नाउन अलग अलग हैं, दोनों सिंगुलर हैं तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर. रीता एंड कुसुम आर सिस्टर्स. ही एंड हिज ब्रदर्स, तो हैज नहीं हैव हो जाएगा. गॉन टू स्कूल. ओके. सेकेंड जो हमारा रूल है, जब 2 सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएं तो वह हमेशा सिंगुलर में आती है. ठीक है. इस दशा में पहले देखा जाता है आर्टिकल केवल एक नाउन के पहले किया जाता है. अगर दोनों के साथ नाउन आर्टिकल आ गया तो समझिए कि दोनों का जो राइट होता है दोनों नाउन का वह अलग अलग हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल है द ओनर एंड द मैनेजर करेंगे, द ओनर एंड द मैनेजर कर दिए तो समझिए कि जो किसी चीज़ पर अधिकार होता है वो अलग अलग जाता है. और किसी एक नाम के साथ द लगता है तो दोनों का अधिकार सेम हो जाता है. द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल
इज डेड। ओके, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम। ठीक, अब देखिए द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, ठीक, द ओनर एंड मैनेजर, मैनेजर साथे नाउन नहीं लगा, सेक्रेटरी साथे नाउन आर्टिकल द नहीं लगा। तो अब समझ जाइए कि जो मिल है इन दोनों का राइट जो है, इस पर दोनों का राइट सेम। लेकिन जब दो सिंगुलर नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर वस्तुओं को बताएं तो आर्टिकल दोनों के साथ आता है और वह हमेशा प्लूरल जाती है। जैसे द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल, अब आर हो जाएगा डेड। ठीक है, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी तो हैज नहीं हैव हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल दोनों के साथ द लग गया। अगर दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करते हैं तो वह हमेशा सिंगुलर आती है। अभी क्या होता है, दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति, माने इंसान का दोनों सब्जेक्ट और उसकी लाइकमेंट एक हो। जैसे देखो, करी एंड राइस इज माय फेवरेट फूड, तो करी और राइस किसी एक इंसान की बात हो रही है। द कार्ट एंड हार्स, कार्ट और हार्स किसी एक की बात है। स्लो एंड स्टीव विंस द रेस, है ना। ये सब के सब जो होते हैं किसी एक के बारे में बात की गई है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला क्या हमारा रूल देखिएगा। आगे रूल है, जब अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले ईच और एवरी का प्रयोग किया हो तो वह हमेशा सिंगुलर आती है। मतलब क्या समझे, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले ईच या एवरी दिया हो तो वह हमेशा सिंगुलर आती है। अब कैसे जानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर हो और दोनों के पास कौन सा चीज़ हो, ईच और एवरी। देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो गर्ल भी सिंगुलर है, बॉय भी सिंगुलर है, दोनों पहले एवरी है ना, एवरी आया है या ईच आ जाए, दोनों भी हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नहीं आती। देखिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज इन द क्लास, ईच डे एंड ईच नाइट वाज प्रेजेंट, है ना। डे भी सिंगुलर, नाइट भी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर और दोनों के साथ ईच आया है। यही यदि दो या अधिक सिंगुलर शब्द आइदर आर, नाइदर नार, आर या नार से जुड़े हों तो वर्ब को हमेशा सिंगुलर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आइदर आर हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही लाता है। ठीक है, जैसे देखें आइदर मुन्नी आर चुन्नी हैज लास्ट हर पेन, नाइदर सोहन नार सिस्टर, अब वाच करेंगे, है ना। राजेंद्र आर सुरेश हैज स्टोलन माई वाच, तो दोनों देखिए आर से जुड़े हैं और दोनों नाउन सिंगुलर हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट नाइदर नार, आइदर आर, ठीक, आर से जुड़े हों लेकिन उनका नंबर अलग अलग हो, उनका नंबर जानते हैं, जो सब्जेक्ट का नंबर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, तो ठीक है, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो तो प्लूरल वर्ब तो के पास रखना चाहिए, माने तो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के पास रखना चाहिए, वर्ब प्लूरल का ही लिखना चाहिए। का मतलब क्या कि जब नाइदर नार आइदर आर से सब्जेक्ट जुड़ा हो और दोनों सब्जेक्ट अलग अलग नंबर के हो, मतलब भिन्न भिन्न पर्सन की हो, तो वर्ब हमेशा बाद वाले नंबर के अनुसार आती है। बाद मतलब जो नाउन प्लूरल होता है हमेशा उसी के पास हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। नाइदर सीता नार हर फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ही हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो नाइदर सीता नार हर फ्रेंड्स हैव करेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर आइदर यू आर योर फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स के अनुसार देखिए वर्ब लगा आर, इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे। राम आर हिज ब्रदर्स है, अब ब्रदर्स आया तो वर्ब भी प्लूरल, हैव डिस्ट्रॉयड दिस बिल्डिंग। ओके डियर, आगे लिखा है, देखिए आगे क्या है कि जब, ठीक है, जब भिन्न भिन्न पर्सन से सेकेंड पर्सन के, है ना, आर या नार से जुड़े हों तो वर्ब अंतिम पर्सन के अनुसार, ठीक, भिन्न भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट को किस क्रम में रखना चाहिए, तो इसको एक नियम होता है। देखिए डियर 123 आप पढ़े होंगे, इसका नियम होता है, एक होता है बिहेवियर, तो एक होता है गुड एक्ट, एक होता है बैड एक्ट। गुड एक्ट और बैड एक्ट जब अच्छा कर्म होता है तो 123, अब बैड होता है 231 के नियम के अनुसार आप सेंटेंस को बनाएंगे तो बन जाएगा। अब यहाँ लिखा आइदर यू आर हीज कमिंग टू माई हाउस या माई प्लेस, तो किसी के घर पर आना अच्छी बात है, जब अच्छी बात है तो 123 का नियम लगता है, 1 2 3। तो आइदर यू सेकेंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड के अनुसार है, तो आइदर यू आर हीज कमिंग टू माई प्लेस, सी आर आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, सी आर आई हैव टू अटेंड द मीटिंग,
मुझे और उसको अब मीटिंग अटेंड करना है ना। तो अब इसको देखना है कि अब सी और आई हम बता दें नियम कि 123 और 231 के नियम के अनुसार प्रयोग करेंगे, ठीक है। 231 सी और आई हैव टू अटेंड मीटिंग। मीटिंग अटेंड करना हो सकता कोई अच्छी बात ना हो तो बैड वर्ड लगाएंगे 231 पे। तो देखिए 231 में सेकेंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन सी एंड आई हैव। तो जब किसी भी सेंटेंस में अगर पर्सन समझिए, किसी भी सेंटेंस में अगर पर्सन की बात आती है तो अगर तीनों पर्सन सेम आते हैं और उस सेंटेंस में आई दिया हो तो आई के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। अगर आई नहीं दिया हो तो यू के अनुसार वर्ब लगाते हैं, और आई यू दोनों नहीं दिया है, जो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम वर्ब यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए आइदर, नाइदर, ईच, वन ऑफ, मेनी, अगर इनके साथ ए लगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे एग्जाम्पल है आइदर ऑफ द टू बॉयज, अब टू लग गया, बॉयज है, दो में से कोई एक की बात हो रही है तो सिंगुलर लगाएंगे, हाई स्टूडेंट माई पेन। नाइदर ऑफ द शर्ट्स, इन शर्ट्स में से कोई भी नहीं, तो किसी की बात नहीं हो रही है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, ईच। ईच बॉय वाज पनिश्ड, देखिए ईच के साथ क्या लगा, बॉय या एवरी बॉय वाज पनिश्ड है। मैनी ए मैन लिखा है तो हैज कम, ठीक है। तो कहने मतलब ये सब के सब जो होते हैं इनके साथ जब ये सब लगा है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ओके डियर। अगला रूल देखिए, कुछ नाउन देखने में क्या होते हैं, प्लूरल लगते हैं, प्लूरल अर्थ में सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कर दिया जाए, जैसे न्यूज है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जिम्नास्टिक्स है, बिलियर्ड्स है, ये सब खेल हैं, सब्जेक्ट हैं और कुछ चीज़ों के नाम हैं। तो इनके साथ जो वर्ब होती है हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन प्लूरल होते नहीं हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर है। जैसे दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, तो दिस न्यूज क्या है, सिंगुलर है। फिजिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम, ये सब के सब सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अगला रूल क्या है, जब कोई सिंगुलर नाउन दूसरे नाउन के साथ जुड़ा हो, और किसके साथ जुड़ा हो, जैसे बीच है, बी टुगेदर है, एज वेल एज, बिसाइड्स है, लाइक, इन एडिशन टू, आज ठीक है कनेक्टिव द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब इनके पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। माने कल मतलब अगर दो सब्जेक्ट साथ साथ दिए हों और उनके बीच में ए लगा हो, ठीक, कौन, विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, तो हमेशा जो वर्ब होती है पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। देखिए ही एज वेल एज फ्रेंड्स है तो ही फ्रेंड्स से नहीं मतलब, ही जो है यही को महत्व दिया जाए, इसी के अनुसार हम वर्ब लगाएं। तो ही एज वेल एज फ्रेंड्स है ना, हैज बाट दिस मैंगो। नो वन बिसाइड्स योर फादर, अब योर फादर के अनुसार नहीं, नो वन के अनुसार लगाएंगे वर्ब। द इंस्पेक्टर टुगेदर बाय टू पुलिसमैन, अब टू पुलिसमैन मतलब नहीं है, इंस्पेक्टर से मतलब है, तो इसके अनुसार जो है हम वर्ब का यूज करते हैं। ओके डियर। फिर क्या लिखा है, देखिए मुन्ना विथ हिज सिस्टर्स इज गोइंग, तो हिज सिस्टर से मतलब नहीं है, मुन्ना से मतलब। ऐसे ही आपके जो है वर्ब अगर इनसे जुड़े हों तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब लगाएंगे। अगला रूल क्या है, जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन के अनुसार प्रयोग की जाती है। जैसे मतलब अगर कोई दो नाउन दिया हो और दोनों नाउन नॉट ओनली और बट आल्सो से ऐड हो तो वर्ब हमेशा जो बाद वाला नाउन होता है उसी के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। जैसे देखिए नॉट ओनली द कमांडर्स बट आल्सो द सोल्जर्स, अब सोल्जर्स है ना, तो सोल्जर्स हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके। अब देखिए यहाँ पर कुछ पुस्तक पत्र हैं, समाचार, देश के नाम हैं, चाहे देखने में क्यों न प्लूरल हो लेकिन इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, अब बात हो रही किसकी, हिंदुस्तान टाइम मैगजीन की बात है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ये सिंगुलर है। द अरेबियन नाइट्स सिंगुलर बुक है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब कोई प्रोनाउन एक निश्चित नाम या एक निश्चित रकम या एक निश्चित दूरी को बता दे तो उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल में, जैसे 7 तो उनके साथ वर्ब एक वचन में लिखा जाता है, प्लूरल में नहीं। जैसे 70 माइल्स, तो माइल्स से मतलब नहीं, मतलब हमको 70 से 70 मील की बात हुई है, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 20 रुपीज़ इज नॉट बिग अमाउंट, तो 20 रुपीज़ की बात है
तो हम 20 रुपीज़ से मतलब रखेंगे, ठीक है, न कि बड़ी अमाउंट से मतलब रखेंगे। ओके डियर, तो ये सब आपके जो है हमेशा इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला रूल क्या है, आगे जो रूल दिया है, ठीक, जैसे वेक्स है, पेंस है, मीन्स है के साथ अर्थ के अनुसार सिंगुलर वर्ब या प्लूरल दोनों लगाते हैं। जैसे द पेंस ऑफ लाइफ, अब पेंस प्लूरल है तो इसके साथ अनुसार वर्ब भी, वेक्स द वेक्स ऑफ सिन है ना, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर। देखिए ये सब चीज़ें हैं, एक सिंगुलर वर्ब और प्लूरल दोनों के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। आगे भी लिखा गया कुछ, डिस्क्राइब, रिगार्ड है, मेंशन, डिफाइन है, ट्रीट है, रिप्रेजेंट है। आज वर्ग के बाद अगर एज का प्रयोग अवश्य करें। देखिए सी रिगार्ड्स मी एज हर गार्जियन, इना सी रिगार्ड मी के बहू का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं। आई ट्रीट हिम एज जेंटलमैन, दे रिप्रेजेंटेड द केस एज दे न्यू। तो जहाँ ये वर्ब आती हैं इनके साथ हमेशा आने वाला जो कंजक्शन होता है एज का प्रयोग किया जाता है। ओके डियर, फिर कहीं कभी क्या होता है तो वर्ब ए आती है, जैसे डेयर है, नीड, मेक, सी, हियर, चूज है, थिंक, अपॉइंट आदि वर्ब के बाद टू या एज का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इनके साथ कोई भी वैसी वर्ब नहीं यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कह दिया जाए यू नीड नॉट, टू नहीं लगाएंगे, एज नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट केवल वर्ब लिखेंगे। यू नीड नॉट गो, आई डेयर नॉट अपोज हिम, आई हर्ड हिम क्राई, सी थिंग्स मी ए फूल, इना सी थिंग्स टू मी, ऐसा नहीं। अब एक चीज़ होता है कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है, हमेशा शर्त दिया जाता है। जैसे कंडीशनल सेंटेंस में अगर हमारी इफ या व्हेन से कोई क्लास प्रारंभ हो, सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में या सिंपल फ्यूचर मतलब यदि कोई सेंटेंस इफ या व्हेन से प्रारंभ हो तो इसके साथ जो सेंटेंस आता है या क्लास आती है वह प्रेजेंट में, और दूसरे सेंटेंस को हमेशा फ्यूचर लिखना चाहिए। देखिए यहाँ रॉन्ग लिखा गया, इफ़ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू, नहीं, ये हमारा सेंटेंस सही है मगर ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसको प्रेजेंट डिफिनिट बनाते हैं। इफ़ ही कम्स हो जाएगा टू मी आई शैल हेल्प हिम। ओके, लेकिन आगे भी दिया है कि अगर इफ क्लास में होने वाला कार्य असंभव हो, ठीक, या कोई काल्पनिक होता है या अवास्तविक होता है तो इफ के वर्ग का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने वाले जवन बात सत्य न हो, केवल कल्पना की जाए तो उनके साथ इफ के साथ वर्ग लगाते हैं और आने वाले में वुड का प्रयोग करते हैं। आगे देखा ना, देखिए इफ़ आई वेयर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता, न तो हम पक्षी होंगे और न तो आकाश में उड़ेंगे, दोनों बात है। लेकिन कह रहा इफ़ आई वेयर बर्ड, ये सत्य नहीं है। जो वहाँ पे घटनाएं असत्य होती हैं वहाँ पे आप जो वर्ग का प्रयोग करेंगे और सेकेंड सेंटेंस में वुड का प्रयोग करेंगे। इफ़ आई वेयर बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ़ माई हाउस वेयर नियर स्कूल तो आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। न स्कूल हमारा घर के पास, न तो हमारा घर स्कूल के पास है और न तो समझ जाएंगे, दोनों बातें हैं। हाँ, पास में होता तो समझ पहुँचते, ये तो एक असंभव कार्य है। फिर देखिए यहाँ काल्पनिक शर्त के वाक्य में, जैसे इफ से कोई सेंटेंस प्रारंभ हो और दोनों पास्ट में हो, दोनों पास्ट में हो तो पहले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में, दूसरे को फ्यूचर परफेक्ट में बदलते हैं। देखिए इफ़ ही हैड कम टू मी तो दूसरा आई वुड हैव कर देंगे, ना कि खाली वुड हैव विल हैव, ऐसा नहीं। ए पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में होना चाहिए। इफ़ ही हैड कम टू मी तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ओके, तो डियर सेकेंड रूल क्या है, अगर मान लिया जाए, ठीक, अगर मान लिया जाए कि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आने वाला जो सेंटेंस होता है, ठीक, जो सबॉर्डिनेट कहलाता है वर्ग के भाव के अनुसार वह किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे ही सेज दैट तो चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, अब ये नहीं कि ही सेज का आता है, इसको आप सेंस के अनुसार, वर्ब के सेंस के अनुसार हम किसी भी टेंस में इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रवि सेज तो ही वाई राइटिंग ए लेटर, रवि कथा को पत्र लिख रहा था, तो ऐसी बात नहीं है। ये रिपोर्टिव और प्रेजेंट में तो रिपोर्टिव भी किसी भी टेंस में आ सकती है। ओके, दूसरी चीज़, अगर रिपोर्टिव और पास्ट में है तो रिपोर्टिव स्पीच का भी टेंस पास्ट में होना चाहिए या होता भी है। जैसे राम सेड दैट तो देखिए ये भी पास्ट में होगा, ही वाज, राम सेड दैट ही रोट लेटर टू हर मदर। तो पाने का मतलब क्या, यदि रिपोर्टिव और पास्ट में तो रिपोर्टिव स्पीच भी पास्ट में, यदि रिपोर्टिव और प्रेजेंट में तो रिपोर्टिव स्पीच किसी भी टेंस में आ सकता है। ठीक है, आगे क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना।
जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वहाँ पर कोई परिवर्तित हम नहीं करते हैं। ओके डियर, आगे देखिए एक रूल और है। फर्स्ट हमारा ये लास्ट रूल है, इसके बाद एक्सरसाइज आपको बता देंगे। लिखा है शैल और विल का यूज। आप जानते हैं शैल फर्स्ट पर्सन केवल फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ केवल फ्यूचर टेंस में टाइम बताने के लिए से आई शैल, ठीक। आई और वी के साथ समझो शैल का प्रयोग, सबके साथ है विल का प्रयोग, ये आप जानते भी हैं। आई शैल गो देयर टुमारो, आई शैल नॉट गो विथ यू, वी शैल गो देयर, वी शैल नॉट गो देयर। जब शैल का प्रयोग सेकेंड या थर्ड पर्सन का हो तो कमांड, प्रॉमिस या थ्रेट के या पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे यू शैल हैव टू टेक सम मेडिसिन, यू मतलब का जहाँ पर ये सारी बातें बताई जाती हैं तो वहाँ पर आप जो है ठीक सेकेंड मतलब आई वी को छोड़ करके से जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ भी आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं। दे शैल बी पनिश्ड इफ दे स्टील अगेन, दे शैल लीव द रूम, है ना। ये सब क्या फर्म डिसीजन है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है शैल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए विल है, तो विल में क्या करना है कि विल क्या है, सेकेंड और थर्ड पर्सन में जो विल है ना फ्यूचर टेंस में टाइम दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ हो तो इसे विल ने शिक्षा, प्रामी वचन, धमकी, थ्रेट, ठीक, डिटर्मिनेशन का भी भाव प्रकट होता है। आई विल डू दिस वर्क का मतलब फर्म डिसीजन है। तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग और सबके साथ शैल का प्रयोग ऐसा भी किया जाता है, ठीक। और जानते हैं स्टरडे का प्रयोग केवल पास्ट में और टुमारो केवल फ्यूचर में होता है। डियर, यहाँ पर हमने आपको एक्सरसाइज दिया है 9A में कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं और आप अगर चाहेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कन्फर्म है कि एक्सरसाइज में जहाँ भी कमियाँ होंगी उसे ढूंढ लेंगे। पहला क्या है, इफ़ माई कॉलेज विल अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। देखिए मैंने क्या बताया, अगर दोनों टेंस फ्यूचर में तो पहले को प्रेजेंट में दूसरों को फ्यूचर में करेंगे। इफ़ माई कॉलेज अप्रूव से कामा आई विल गो टू मुंबई हो जाएगा। 5 टाइम्स 5 आर 25, तो 5 टाइम्स लिखा है ना तो 5 से मतलब है आर का इज हो जाएगा। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर के, अब गलती कहाँ है, ठीक है। तो ये जो पेशेंट डाइड ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ऐसा नहीं है। अगर बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के। शी हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर लास्ट नाइट। अब देखिए तो वह पिछले रात से 8 घंटे से क्या सो चुकी है, तो सी हैज लगाया है, ठीक है। स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लगाई है। लास्ट नाइट तो सी हैड स्लेप्ट हो जाएगा। उसी तरह से ये सारे सेंटेंस दिया। देखो ही हैज गॉन टू लखनऊ, तो प्रेजेंट परफेक्ट में स्टडी का प्रयोग नहीं होता, या तो स्टडी हटाइए या तो यहाँ पे हैज को हाइड करिए। तो सबसे अच्छा आप स्टडी को हटा दीजिए। ओके डियर, ये सब के सब एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं, आप घर पर सॉल्व करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्याएं आपको क्रिएट होती हैं तो आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू आस्क मी, है ना। तो डियर एक्सरसाइज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो फर्स्ट कंसंट्रेट ऑफ योर माइंड टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज विथ क्लियरली। आई बिलीव दैट देयर वुड बी नो एनी प्रॉब्लम दैट क्रिएट बिफोर यू। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक आई विल ट्राई टू सेंड यू नेक्स्ट टाइम। ओके, गॉड ब्लेस यू।